अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, कल जो हमने टॉपिक कवर किए थे, पेजेस का एसईओ किया था, robots.txt फाइल हमने क्रिएट की थी एंड डिसएवो टूल को हमने देखा था। robot.txt एंड डिसएवो टूल आपको क्लियर हो गया था कल? कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें। क्लियर है? ठीक है। अब आज के टॉपिक में हमने देखना है कॉमन एरर्स इन सर्च कंसोल। जब हम अपनी वेबसाइट को सर्च कंसोल में सबमिट करते हैं और गूगल उसको स्टार्ट करता है क्रॉलिंग, तो उसके बाद कुछ एरर्स देता है हमें, क्योंकि हमारी वेबसाइट को वो रीड कर रहा होता है। ऐसा नहीं होता कि एक ही दिन में आपकी वेबसाइट को सारा वो रीड कर लेगा। वो आपकी वेबसाइट को ना एक बजट देता है, हर वेबसाइट को ना एक उसने एक बजट दिया होता है, क्रॉलिंग बजट उसको बोलते हैं। सम टाइम आपकी वेबसाइट को उसने दिया हुआ है कि उसने 1 या 2 पेज आपके उसने करने हैं, 1 मिनट के अंदर जितने भी पेजेस आपके वो क्रॉल कर सकता है वो कर लेगा। कुछ इस तरह करके उसके बजट होते हैं जो पीछे काम कर रहे होते हैं। इस तरह अगर एक वेबसाइट पे 5000 पेजेस हैं तो वो उसको 5000 रीड करने के लिए थोड़ा सा तो टाइम चाहिए ना, तो फिर वो बाकी वेबसाइट्स रह जाती हैं। तो उसने डेली बेस पे रखा हुआ है, इस वजह से वो कहता है कि मुझे एक एसईओ के लिए 6 to 9 मंथ्स मुझे रिक्वायर्ड है। फिर ये गूगल की अपनी जो है वो डॉक्यूमेंटेशन में लिखा हुआ है। एक प्रॉपर एक वेबसाइट को रैंकिंग, एनालाइज एंड एवरीथिंग उसको देखने में 6 to 9 मंथ्स लग जाते हैं। जब भी हम क्लाइंट के लिए एसईओ करते हैं हम उसको बोलते हैं कि हम आपका मंथली प्रोजेक्ट पे करेंगे, मिनिमम 3 मंथ का हम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ताकि आपका एसईओ 1 मंथ के बाद आप ये क्वेश्चन करने लग जाते हो कि भाई 1 मंथ हो गया तो अभी तक हमारी वेबसाइट रैंक क्यों नहीं कर रही है। ये चीज़ें हम उनको बताते हैं कि हम मिनिमम 3 महीने का हम एसईओ करेंगे, आपकी वेबसाइट को फुल हम एसईओ ऑप्टिमाइज कर देंगे। उसके बाद थोड़ा सा टाइम लगता है, 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने, थोड़ा थोड़ा करते करते आस्ता आस्ता आपकी वेबसाइट ऊपर आना स्टार्ट हो जाती है, जैसे जैसे गूगल उसको एनालाइज करता है। कोई फिक्स टाइम नहीं है कि आपको पहले नंबर पे हम इतने टाइम पे ला के ही देंगे, हम ये गारंटी कभी भी नहीं देते। पहले पेज पर ले आते हैं, पहले नंबर पे लेके आना मुश्किल होता है, वो गूगल ने डिसाइड करना होता है। एक एक है ना, जैसे स्मार्ट वॉच लिखा है मैंने, स्मार्ट वॉच पे अगर आपकी पहले नंबर पे आ रही है ना, स्मार्ट वॉचेस लिख दूंगा ना, ES का इजाफा कर दूंगा, तो आपकी रैंकिंग चेंज हो जाएगी। तो आप कभी भी ऐसे शॉर्ट ही नहीं दे सकते हो कि आपको किस कीवर्ड पे पहले नंबर पे आपकी आएगी ही आएगी। लेकिन आपने अपनी वेबसाइट को 100% गूगल की रिक्वायरमेंट के मुताबिक एसईओ ऑप्टिमाइज आपने कर दिया होता है। 3 महीने के बाद अगर वो चाहे तो आपको मंथली आगे भी करता रहे, आप डेली उसकी पोस्ट करते रहो, आर्टिकल राइटिंग करते रहो, कीवर्ड फाइंड करके नए टॉपिक्स पे ऐड करते रहो, तो उसकी होती रहेगी एसईओ। अदरवाइज़ आप उसको जो है वो 3 मंथ का कॉन्ट्रैक्ट करके ख़त्म कर सकते हो। ठीक है, एक तो ये चीज़ है। जब आप इंडेक्सिंग करते हो, वेबसाइट को वो क्रॉल करके इंडेक्स करना स्टार्ट करता है, तो कुछ एरर्स शो होते हैं। टेक्स्ट टू स्मॉल टू रीड। हमारी वेबसाइट पे अगर यहाँ पर सर्च कंसोल में हम आए हैं, पेजेस में, ये बता रहा है कि 3 पेज अभी तक इंडेक्स हो गए हैं। इन पेजेस को अगर हम चेक भी करना चाहें तो हम कैसे चेक कर सकते हैं? गूगल में जाएंगे, गूगल में आपने एक ये कीवर्ड ऐड करना है, साइट डबल कॉलन, आगे आपने अपनी वेबसाइट ऐड कर देनी है, timlet.amical.pk, जो भी आपकी वेबसाइट होगी जिसको आप एसईओ कर रहे होगे। आप ये डालोगे, यहाँ पर बता रहा है कि सिर्फ इस वेबसाइट के कौन कौन से लिंक्स आपको सर्च में शो हो रहे हैं, 1, 2 एंड 3। वो बता रहा है कि 3 पेज इंडेक्स हो चुके हैं। इट मीन्स कि तीनों इंडेक्स भी हैं एंड करंटली शोन ऑन गूगल सर्च। यहाँ पर आज जो नीचे कुछ एरर दे रहा होता है, यहाँ पर अभी तो आ रहा है डिस्कवर्ड करंटली नॉट इंडेक्स, ये हमने आगे जाके करेंगे। यहाँ पर हमारा आ जाता है फाउंड करंटली नॉट इंडेक्स या डिस्कवर्ड करंटली नॉट इंडेक्स, इस तरह के आ जाते हैं हमारे पास। लेकिन अभी हम देख रहे हैं टेक्स्ट टू स्मॉल। अगर आपको यहाँ पर एक एरर नज़र आता है टेक्स्ट टू स्मॉल का, इट मीन्स कि जो आपकी वेबसाइट है ना, वेबसाइट के ऊपर जो टेक्स्ट लिखा हुआ आपने बहुत ही छोटा लिखा हुआ है, जो कि यूज़र को एक्सपीरियंस अच्छा नहीं मिल रहा, उससे यूज़र को बहुत गोड़ लगा के पढ़ना पड़ रहा है। क्योंकि गूगल की रिक्वायरमेंट में ये भी है कि 16 पिक्सल पैराग्राफ का मिनिमम जो है ना वो टेक्स्ट साइज़ होना चाहिए। जैसे ये साइज़ लिखा हुआ है ना, ये 16 पिक्सल मिनिमम होना चाहिए। यहाँ पर जो जो भी आपके टेक्स्ट नज़र आएंगे वो 16 पिक्सल तक होने चाहिए, जैसे ये सारा लिखा हुआ है। अब ये कितना साइज़ है इसको चेक करना हो तो हम एक एक्सटेंशन इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके ऊपर माउस लेके आओ, क्लिक करो, बता रहा है ये 15 है, तो हमें इसको एटलीस्ट 16 करना पड़ेगा। इस पे हो सकता है हमें एरर आ जाए, टेक्स्ट टू स्मॉल टू रीड, यूज़र एक्सपीरियंस अच्छा नहीं मिल रहा ना इससे। तो ये वो चीज़ है। तो गूगल का जो मेन मकसद है ना वो ये है कि अपने यूज़र को, जो बंदा गूगल में आके कोई कीवर्ड सर्च करता है, वो एक इन्फॉर्मेशन फाइंड करने के लिए आ रहा है, कोई डिसीजन लेने के लिए आ रहा है कि उसने कोई चीज़ बाय करनी है, तो वो उससे पहले कुछ सर्च करके चेक करना चाह रहा है। तो जो भी वेबसाइट उसके सामने आए वो बेस्ट यूज़र एक्सपीरियंस उसको प्रोवाइड करे और टॉप रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन उसके सामने आए। अगर वो शूज़ लिख रहा है तो शूज़ की ही वेबसाइट सामने आनी चाहिए, ना कि कोई कपड़ों की वेबसाइट सामने आ जाए। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें यूज़र एक्सपीरियंस में काउंट होती हैं। उनमें से एक ये भी है कि आपको यूज़र को अगर वेबसाइट पे आता है वो इजीली उसको चीज़ें नज़र आ जाएँ, इजीली वो लिंक पे क्लिक कर सके, वो सारी चीज़ें। ठीक है, पहला एरर आपका ये हो गया।
दूसरा एरर आपका आ जाता है, अगर इसके साथ ही आप मैच करो तो ये आ जाता है क्लिकेबल एलिमेंट्स टू क्लोज, यानी कि जैसे ये क्लिकेबल एलिमेंट है ना दोनों, ये दोनों पिक्चर्स बिल्कुल साथ साथ अगर जुड़ जाएँ, ये लिंक्स आपस में जुड़ जाएँ, तो उसको समझ नहीं आएगी ये भी क्लिक वाला है, इसके दरमियान में इतना गैप है और फिर ये आ रहा है ना, ये तो ठीक है। अगर इन दोनों के बीच में गैप ना हो, ये इसके साथ यहाँ पर एस के बाद डब्ल्यू बिल्कुल साथ जुड़ा हुआ और वेव ईयरबड्स लिखा हुआ हो, तो फिर इन दोनों पे क्लिक करना थोड़ा सा वो यूज़र के लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा कि उसने इस पर क्लिक करना है या इस पर क्लिक करना है, क्योंकि जुड़े हुए होंगे लेकिन दोनों अलग अलग लिंक हैं। ठीक है, तो ये वो चीज़ बता रहा है कि जो दो क्लिक वाले ऑप्शन है ना वो दोनों बिल्कुल क्लोज हैं, तो उनके दरमियान में गैप होना चाहिए। तो ये बता रहा है क्लिकेबल एलिमेंट्स टू क्लोज। फिर इसके बाद हम आ जाते हैं कंटेंट वाइडर देन स्क्रीन। ये ऊपर वाले मैं भी आपको करवाता हूँ, उससे पहले आप ये देख लें क्योंकि ये सारे ना आपस में रिलेटेड हैं। कंटेंट वाइडर देन स्क्रीन, अब आपने ये भी चीज़ देखनी है कि जो आपका गूगल या कोई भी जब आपकी वेबसाइट को क्रॉलर आके चेक करता है ना, वो मोबाइल एक्सपीरियंस चेक कर रहा होता है, आपका मोबाइल के थ्रू आ रहा होता है। अभी जितने भी लोग हैं ना वो लैपटॉप पे वेबसाइट ओपन नहीं करते हैं, मोबाइल पे ओपन करते हैं, उनको ऐड आता है वो क्लिक करते हैं, मोबाइल पे ओपन करते हैं। तो 95% जो लोग हैं ना वो मोबाइल यूज़ करते हैं। तो गूगल का जो क्रॉलर आके चेक कर रहा होता है आपकी वेबसाइट को, वो पहले मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन चेक करता है कि मोबाइल के अकॉर्डिंग ये यूज़र एक्सपीरियंस अच्छा दे रही है नहीं दे रही। 5% लोग बहुत कम है जो लैपटॉप पे बैठ के ऑफिस में बैठ के कोई लैपटॉप ओपन करके शॉपिंग करता होगा, बहुत कम लोग मोबाइल से ही ऑर्डर कर देते हैं। दराज ओपन कर लिया, अली एक्सप्रेस ओपन कर लिया, अमेजोन ओपन कर ली, कोई भी वेबसाइट ओपन कर ली। तो मोबाइल के अकॉर्डिंग आपने देखना होता है। अगर आप इसको मोबाइल में चेंज करो, ये मोबाइल एक्सपीरियंस आ गया आपका। मोबाइल में जो आपका डाटा है ना, ये जो कंटेंट है ये देखा स्क्रीन से अंदर अंदर आ रहा है, साइड पे हमें गैप आ रहा है, तो ये बिल्कुल ठीक है। समटाइम एरर आएगा कंटेंट वाइडर देन स्क्रीन। ये देखो ये जो कंटेंट है ना इसके इधर गैप है, इधर भी गैप है, मैंने दिया हुआ है तकरीबन 10 to 15 पिक्सल हमने इस पर गैप दिया हुआ है। लोग गैप नहीं देते ना, 0 पिक्सल रखते हैं, तो ये बिल्कुल टेक्स्ट ना यहाँ पर जुड़ जाता है इसके साथ। मोबाइल स्क्रीन के ना बिल्कुल कॉर्नर से कॉर्नर आ रहा होता है। अब मैंने जैसे ही अपने मोबाइल पे प्रोटेक्टर लगाया हुआ है, तो इसके साइडों पे ना ब्लैक कलर की ये एक आउटलाइन है, एज है, वो कंटेंट इसके नीचे छुप जाएगा क्योंकि मेरी स्क्रीन के ऊपर ये एज आ रहा है ना। तो यूज़र एक्सपीरियंस अच्छा नहीं मिलेगा क्योंकि उसको एक एक लेटर जो है ना यहाँ से वो हाइड हुआ हुआ मिलेगा। तो कंटेंट अगर आपका स्क्रीन से बाहर जा रहा है, ये डेवलपर पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो बंदा आपकी वेबसाइट डेवलप करता है उसको पता होना चाहिए कि कंटेंट आपका स्क्रीन के अंदर अंदर होना चाहिए, बाहर नहीं जाना चाहिए। समझ आ गई इस चीज़ की? लेफ़्ट और राइट जो है ना वहाँ से गैप आपने देना है। इसके बाद आ जाता है क्रॉल करंटली नॉट इंडेक्स्ड। वेबसाइट आपकी क्रॉल हो गई है लेकिन आपका पेज इंडेक्स नहीं हुआ है, क्यों नहीं हुआ? इसकी रीज़न आपको क्या लगता है कि क्या हो सकती है? यूआरएल में नहीं, यूआरएल में भी इशू हो सकता है। जो इस पेज का कंटेंट है ना, पेज का जो कंटेंट है वो क्वालिटी कंटेंट नहीं है, या तो आपने कहीं से कॉपी पेस्ट किया हुआ है, या फिर जो एक अच्छे तरीके से बंदा लिखता है ना, आप देखो कि आप खुद अगर कोई पैराग्राफ लिखोगे 4 लाइनों का और एक चैट जीपीटी से लिखवाओगे तो चैट जीपीटी वाला थोड़ा सा प्रोफेशनल लग रहा होगा, उसकी लैंग्वेज इंग्लिश एवरीथिंग, तो वो थोड़ा सा क्वालिटी दे रहा होगा। अगर आपने खुद से कोई ऐसी इंग्लिश डाल दी जिसमें स्पेलिंग भी सही नहीं डाले, कोई क्वालिटी कंटेंट ऐड नहीं किया आपने, ठीक है, उसमें आपने कोई ब्लैक हैट एसईओ या कुछ इस तरह की टेक्निक्स यूज़ की हैं जो गूगल को पता चल गई हैं, तो वो क्रॉल तो हो गया, गूगल आया उसने क्रॉल किया, उसके बाद जिसको पता चला ना कि इसमें तो ये प्रॉब्लम है, उसने डिसाइड किया कि मैं इसको इंडेक्स नहीं करूँगा। सेम एरर आता है फाउंड, या इधर ये भी लिखा हुआ आता है डिस्कवर्ड करंटली नॉट इंडेक्स्ड। इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? बेसिकली कुछ भी नहीं। सम टाइम आपको ये लिखा हुआ आएगा, सम टाइम ये लिखा हुआ आएगा, क्रॉल करंटली नॉट इंडेक्स्ड, डिस्कवर्ड करंटली नॉट इंडेक्स्ड। फाउंड भी वही चीज़ है, यानी कि उसको मिल गया है, पेज मिल गया है, करंटली नॉट इंडेक्स्ड उसने डिसाइड किया कि मैंने इसको इंडेक्स नहीं करना क्योंकि इसके अंदर क्वालिटी इशू है। आपको जब पता चलेगा कि ये एरर आ गया, आप उस पर क्लिक करो, आपको बताएगा किस पेज पे इशू आ रहा है, आप उस पेज को जाके ठीक कर लो, उसको कंटेंट चेंज कर दो। आप अगर कॉपी पेस्ट किया तो अवॉइड करो, खुद से लिखो, उसमें कीवर्ड डालो, आप रेलिवेंट बनाओ ताकि यूज़फुल इन्फॉर्मेशन हो, पॉपुलर कीवर्ड्स ऐड करो। फिर आपका नेक्स्ट टाइम जब क्रॉल होगा आपने क्या करना है, जब आपने उसको ठीक कर लिया आपने यहाँ पर आके ऊपर यहाँ पर ऐड करना है वो लिंक, उस पर क्लिक करके आपने रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग डाल देनी है, ठीक है। यहाँ पर रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग का ऑप्शन आता है, आपका यहाँ पर आएगा यूआरएल इज़ नॉट ऑन गूगल, क्यों? क्योंकि वो जो पेज था वो क्रॉल हुआ था लेकिन इंडेक्स नहीं हुआ था, तो इंडेक्स नहीं हुआ तो गूगल पे शो नहीं होगा।
यहाँ पर रेड ऑप्शन आ जाएगा, आपको आइकन नज़र आएगा, यहाँ पर लिखा होगा URL इज़ नॉट ऑन गूगल। आप रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग पे क्लिक करोगे, दोबारा से वो अपने टाइम पे एक आएगा, जिस टाइम पे उसने डिसाइड करना है उसने आना है, क्रॉल करेगा, अब उसको क्वालिटी कंटेंट मिलेगा तो फिर वो आपका इस तरह URL इज़ ऑन गूगल वाला शो करना स्टार्ट कर देगा। यहाँ तक समझ आ गई आपको? ठीक है। तो इन दोनों का बेसिकली एग्जैक्टली सेम मतलब है, बस थोड़ा सा आप चेंज कर सकते हो। इसमें उसने क्रॉल कर लिया पेज को, उसके बाद उसने सोचा कि उसने डिसाइड किया कि इसको इंडेक्स नहीं करना। इस पे उसने क्रॉल नहीं किया, लेकिन उसको पता चल गया कि इसके अंदर ये पेज है, अभी तक वो इंडेक्स नहीं हुआ। पहला स्टेप ये होगा, जब उसको हमने साइट मैप सबमिट करवाया था, इस वाले स्टेप में हमने पिछली क्लासेस में देखा था, हमने अपनी पूरी वेबसाइट का स्ट्रक्चर उसको सबमिट करवा दिया था कि इसमें इतनी पेजेस हैं, इतने पोस्ट्स हैं, ठीक है। अब उसके पास वो सारी चीज़ें मिल गई, उसको ये चीज़ पता चल गया कि इसमें इतने पेजेस हैं, 13 पेजेस हैं, 12 पोस्ट्स हैं, लेकिन अभी तक उसने क्रॉल नहीं किया, यानी कि उसने फाउंड कर लिया, डिस्कवर कर लिया, लेकिन अभी तक इंडेक्स नहीं किया। फाउंड करने के बाद चलो वो नेक्स्ट स्टेप होता है क्रॉल करना, वो क्रॉल करने भी चला गया, उसने क्रॉल भी कर लिया, उसके बाद भी उसने डिसाइड कर लिया कि मैंने उसको इंडेक्स नहीं करना, तो इट मीन्स कि अब उसका कंफर्म है कि क्वालिटी का कोई कंटेंट का इशू है उसका, ठीक है। तो ये चीज़ है डिस्कवर क्रॉल, ये तकरीबन ऑलमोस्ट सेम ही आप समझ लो। सबमिटेड URL मार्क नो इंडेक्स, ये बेसिकली एरर भी हो सकता है और ये एरर नहीं भी हो सकता। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आप सम टाइम पर्पजली खुद से बताते हो कि ये वाला पेज मेरा तुमने नो इंडेक्स पे रखना है, इसको इंडेक्स नहीं करना, बेशक क्रॉल कर लो, इंडेक्स ना करो। कल की क्लास में हमने देखा था robots.txt फाइल में हमने कुछ लिंक्स डाल दिए थे, इट मीन्स कि वो वाले पेजेस हम इसको कह रहे हैं कि इंडेक्स नहीं करने। समझ आ रही है? गूगल सर्च पे कौन से पेज शो करने हैं, कौन से नहीं करने, वो आप डिसाइड करते हो, robot.txt फाइल में डाल देते हो वो लिंक्स, वो गूगल जब क्रॉल करता है उसके बाद वो इंडेक्स नहीं करता, फिर वो एक एरर शो कर देता है। आप उसको एरर भी कह सकते हो, नहीं भी कह सकते हो, क्यों? क्योंकि हमने खुद उसको बोला कि इसको इंडेक्स नहीं करना, तो अगर उसको वो ये शो कर रहा है तो कोई मसला नहीं है, ठीक है, हमें पता है कि हमने खुद इसको बोला हुआ है, तो नो इंडेक्स वाला एरर नहीं है। अगर आपने robot.txt और कहीं पर भी ऐसे कोई चीज़ नहीं की, आप चाह रहे थे कि आपकी पूरी वेबसाइट जो है वो गूगल में शो हो, और फिर अगर वो इस तरह का एरर दे देता है, फिर आपको सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि आपने तो उसको इंस्ट्रक्शन नहीं दी नो इंडेक्स वाली, फिर उसने ये नो इंडेक्स क्यों शो किया, फिर आपको ढूंढना पड़ेगा किस पेज पर नो इंडेक्स लगा हुआ है, आपको जाकर नो इंडेक्स से हटा के उसको इंडेक्स करना पड़ेगा। वो कैसे करते हैं, उसके लिए आपको ये जो आप योस्ट एसईओ प्लगइन इंस्टॉल करते हो, ये रैंक मैथ, इसमें आपको ऑप्शन मिलते हैं कि इसको इंडेक्स करवाना है या नहीं करवाना, ये सारी चीज़ें होती हैं। जैसे कि यहाँ पर आप आ जाओ योस्ट एसईओ में, सेटिंग में आप चले जाते हो, यहाँ पर आप देखो पेजेस आ रहे हैं, शो पेजेस इन सर्च रिजल्ट, शो करने नहीं करने, यहाँ से आप ऑन ऑफ करते हो, लेकिन यहाँ से ऑन ऑफ करने से आपके सारे पेजेस ऑन ऑफ हो जाते हैं। आपको जस्ट एक पेज का अगर बताने का, सिर्फ ये वाला पेज मैं इंडेक्स नहीं करवाना चाह रहा, तो उसके लिए फिर आपको robot.txt में वो फाइल ऐड करनी पड़ती है, ठीक है। अदरवाइज़ हम यहाँ पर देख लेते हैं, ये हमारा पेज है, जो मैंने भी आपको पहले बताया था कि मेटा टाइटल इसका होम इलेक्ट्रॉनिक्स 2 लिखा हुआ है, और डिस्क्रिप्शन में वो 0 ईयरबड्स और कुछ लिखा हुआ था, वो भी अगर हमने चेंज करना होगा तो वो हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं, यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। और जबकि ये पेज आपका बना हुआ है उस पर एलिमेंटर पे, तो आप एलिमेंटर में जाके भी, जो कल मैंने आपको कल क्लास में करवाया था, वहाँ से भी जाके आप ऐसे ही चेंज कर सकते हो इसका, ठीक है। ये देखो सिंगल पेज को अगर यहाँ से हुआ है ना नो, बाकी सारे पेजेस तो वहाँ से इंडेक्स के लिए ऑन है ना, सेटिंग में से मैंने भी आपको बताया। अगर मैं कोई एक पेज को नो कर देता हूँ तो ये वाला पेज मेरा वो इंडेक्स नहीं करेगा, ठीक है। अगर ये गलती से नो हुआ था और आपको पता ही नहीं था, आपका होम पेज तो सबसे इंपॉर्टेंट पेज होता है ना, तो आपको गूगल में सर्च कंसोल में एक एरर नज़र आ गया कि सबमिटेड पेज मार्क्ड नो इंडेक्स। अब वो आपने देखना होगा कौन सा पेज है, फिर आप आके देखोगे तो ये तो नो हुआ हुआ, तो फिर आप इसको वापस येस कर दोगे। ये येस में और इस येस में क्या फ़र्क है, ये येस तो आप अलग अलग से बता रहे हो, अगर आप ये वाला येस करते हो तो इसका मतलब भी यही है, करंट डिफ़ॉल्ट फॉर पेजेस। बाय डिफ़ॉल्ट पेजेस के लिए आपने येस सेलेक्ट किया हुआ है वहाँ से सेटिंग में से, तो सारे पेजेस पे ये करंटली जो है ये येस सेलेक्ट हुआ हुआ है, ठीक है। इसके बाद हम इस जगह पे वापस आएंगे, पहले ये एरर्स को ज़रा कंप्लीट कर लें। एक एरर आता है आपका सॉफ्ट 404, एक एरर आता है आपका 404। पहले तो 404 आप समझ लो, 404 होता है कि आपका वेबसाइट पे कोई एक पेज है, जो बंदा सर्च कर रहा है वो पेज बना हुआ ही नहीं है। लेट्स सपोज मेरी वेबसाइट है वेबएक्स
वेबएक्स के ऊपर फॉरवर्ड स्लैश के बाद मैं अगर करूँ एसईओ कोर्स, तो ये तो मेरा लिंक आ रहा है ना एसईओ कोर्स का। अगर मैं एसईओ कोर्स इन रावलपिंडी ये लिखता हूँ और इसके आगे मैं कुछ ऐसे ही इस तरह कुछ टाइप कर देता हूँ। अब ये मेरा पेज नहीं बना हुआ है, यूआरएल मेरा है ही नहीं है, तो मुझे एरर आ जाएगा। इसको बोलते हैं 404 एरर। सॉफ्ट 404 क्या होगा? सॉफ्ट 404 एरर होता है आपका कि आपका पेज जो है वो आपने बनाया है, आपकी वेबसाइट में ऐड हो गया हुआ है, लेकिन आपने उसके ऊपर कोई कंटेंट ऐड नहीं किया अभी तक। जैसे ये पेज बना लिया आपने, कोई एक पेज बनाया होगा आपने, कोई कंटेंट ऐड नहीं किया आपने, या ऐड भी किया तो एक दो लाइंस आपने ऐड की, ठीक है। उसको आपने जाके अपनी वेबसाइट में मेन्यू में आगे पीछे कहीं पर शो ही नहीं किया। जैसे यहाँ पर ये सारे पेजेस शो हो रहे हैं, मेन्यू में हो रहे हैं, नीचे फुटर में भी लिंक्स शो हो रहे होंगे। यहाँ पर आपने कहीं पर भी ऐड नहीं किया, आपने बस पेज बना के रख दिया है। उसको आपको डिलीट करना चाहिए था, आपने डिलीट नहीं किया। आपको उस पेज के बारे में जब वो बंदा आएगा, सॉरी जब क्रॉलर आएगा आपकी वेबसाइट पे, उसको बाकी पेजेस के साथ वो पेज भी डिस्कवर हो जाएगा। उस पेज को वो सॉफ्ट 404 में डाल देगा, क्योंकि आपने उसको प्रॉपर ऑप्टिमाइज़ नहीं किया, उसका यूआरएल ऑप्टिमाइज़ नहीं किया, वो चीज़ें नहीं की, तो वो सॉफ्ट 404 में उसको शो करेगा। यानी कि वो एक ऐसा पेज है जो कि आपकी वेबसाइट पर फाउंड नहीं हो रहा। 404 का मतलब है पेज नॉट फाउंड। सॉफ्ट 404 में क्या होगा कि पेज तो बना हुआ है, उस नाम का पेज है, लेकिन वो कहीं पर शो नहीं हो रहा, उसके ऊपर कोई कंटेंट भी नहीं है, तो वो सॉफ्ट 404 में उसको ले जाएगा। चलो मान के चलो 404 होता है कि आपके आगे कोई भी ऐसा कीवर्ड आप डाल देते हो लिंक जिसमें कोई पेज नहीं बना हुआ, तो सॉफ्ट 404 का ये 404 का जो इसको बोलते हैं हार्ड 404, इसका एरर आपको शो हो जाता है। तो सॉफ्ट 404 में जब वो कोई ऐसी चीज़ सर्च करेगा तो पेज तो ओपन होगा, पेज बना हुआ होगा, लेकिन उसके अंदर कुछ होगा ही नहीं। तो मान के चलो कि उस पेज पर आने का फ़ायदा ही नहीं है। तो जब फ़ायदा नहीं है तो उसको सॉफ्ट 404 में ही वो डाल देगा, पेज नॉट फाउंड ये किस्म का एरर होता है ये, ठीक है। इसके बाद ये सारे हमारे हो गए कंप्लीट। हमारा आ गया कैनोनिकल यूआरएल। इस कैनोनिकल यूआरएल को हम समझते हैं। इस कैनोनिकल यूआरएल को समझने से पहले हम आ जाते हैं अपनी वेबसाइट में वापस इस जगह पे। यहाँ पर आपको कैनोनिकल यूआरएल का ऑप्शन नज़र आता है, ठीक है। कैनोनिकल यूआरएल क्या होता है? समटाइम आपकी वेबसाइट में ना एक ही किस्म के, एक ही तरह के आपने 3 पेजेस बना दिए हैं, ठीक है। अब वो एक ही टाइप के आप बोलोगे कि सर 3 पेजेस हम क्यों बनाएंगे, हमारा एक पेज बना हुआ है। एग्जांपल मैं देता हूँ आपको, कोई वीज़े की वेबसाइट आप कर लो, वीज़ा फॉर सऊदी अरब, फॉर यूके, फॉर कनाडा, इस तरह की चीज़ें आप करते हो, ठीक है। और सम टाइम आप ऐसा करते हो कि आपकी तकरीबन 80% चीज़ें मैच कर रही होती हैं तीनों पेजेस में, ऐसे ही है। कुछ चीज़ें थोड़ी बहुत चेंज होती हैं, तो उस केस में तो डुप्लीकेट कंटेंट का इशू आ जाएगा। गूगल आपकी वेबसाइट पे आया, उसको एक ही कंटेंट इस पेज पर भी मिल रहा है, दूसरे पे भी मिल रहा है, तीसरे पे भी मिल रहा है, वही पैराग्राफ, वही सारी लिखाई जो हुई है, वो सारा कंटेंट आपको तीनों पेजेस पे मिल रहा है। तो गूगल ये एरर शो करेगा कि डुप्लीकेट इशू, कंटेंट डुप्लीकेट इशू। अब उसको ठीक कैसे करना है? आप गूगल को इंस्ट्रक्शन दे सकते हो कि जो 3 पेजेस में से सेम सेम कंटेंट शो हो रहा है ना, ये मैंने खुद से डाला है, लेकिन जो मेरा मेन कंटेंट है ना वो ये वाला है। यानी कि पेज नंबर ए, पेज बी, पेज सी से एग्जांपल हम ले लेते हैं। तो पेज बी और पेज सी पे हम क्या करेंगे, जो हमारा पेज ए का लिंक है वो डाल देंगे, और पेज जो ए है हमारा उस पर भी अपना लिंक यहाँ पर ऐड कर देंगे। ये लाजमी अपना पेज ऐड करना, सेल्फ पेज, सेल्फ लिंक, वो भी हम ऐड कर देंगे। अब गूगल क्या करेगा, जब वो पेज बी पर जाएगा उसको वहाँ से सारा कंटेंट सेम नज़र आएगा, बट उसको नीचे कैनोनिकल टैग में चीज़ नज़र आ जाएगी कि इसका जो पेरेंट मेन पेज है ना ओरिजिनल, वो पेज नंबर ए है, क्योंकि उसके ऊपर हमने लिंक डाला हुआ था। पेज नंबर सी पे हमने पेज नंबर ए का कैनोनिकल यूआरएल डाला हुआ है। इट मीन्स कि पेज सी पे जब क्रॉल करने जाएगा उसको पेज सी का जो कंटेंट डुप्लीकेट नज़र आएगा, उसके साथ उसको टैग नज़र आएगा कि ये जो डुप्लीकेट कंटेंट है एक्चुअली ये ओरिजिनल कंटेंट पेज नंबर 1 है। तो वो फिर उस एरर को दूर कर देगा, उसको समझ आ जाएगी कि हमने खुद पर्पसली जो है वो अपनी मर्ज़ी से ये चीज़ें हमने डाली हुई हैं, हमारी ज़रूरत है, हम ये डालेंगे तभी हमारा पेज के ऊपर सारा कंटेंट पूरा होगा। अगर हम वो वाली इन्फॉर्मेशन मैच कर रही है और दूसरे पेज पे नहीं डाल रहे, तो उस पर इन्फॉर्मेशन पूरी तरीके से यूज़र को नज़र नहीं आएगी, तो वो डालना हमारी मजबूरी है। इस केस में फिर हम कैनोनिकल टैग्स यूज़ करते हैं। कैनोनिकल टैग में सबसे बड़ी चीज़ होती है कि कैनोनिकल टैग में लोग जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैनोनिकल टैग का जो यूआरएल है वो पेज बी और सी में कौन सा डालना है और ए में कौन सा डालना है।
ओरिजिनल वाला उनमें डालना है या जो डुप्लीकेट वाला है वो इसमें डालना है। ठीक है, अब इसके लिए आप अपना एक माइंड सेट करो कि ओरिजिनल पेज एक होता है, डुप्लीकेट मल्टीपल हो सकते हैं। आप मान के चलो कि BCDE 4 पेजेस आपके बने हुए हैं, तो आप अगर ओरिजिनल वाला लिंक उठा के सारों में डालोगे वो काम नहीं करेगा। आपको जो नहीं सॉरी जो ओरिजिनल वाला लिंक है वो सारों में डालोगे तो ये सही वाला मेथड है। अगर आपने डुप्लीकेट पेज का लिंक उठा के ओरिजिनल वाले में डालना है तो फिर किसी एक पेज का आप डाल सकते हो। देखो यहाँ पर एक का लिंक डालने का ऑप्शन आ रहा है ना, फिर आप किस किस का लिंक डालोगे। इट मीन्स कि ये कॉन्सेप्ट यहीं से ही गलत हो जाता है। अगर आप कॉमन सेंस यूज़ करो तो आपको खुद पता चल जाएगा कि जो डुप्लीकेट 4 पेजेस बने हुए उन चारों पेजेस का लिंक हम यहाँ पर ऐड नहीं कर सकते हैं। तो इट मीन्स कि जो हमारा ओरिजिनल पेज का लिंक है वो हमने सारे डुप्लीकेट पेजेस पर डाल देना है ताकि उनको पता चल जाए कि ये सारे जो इनका ओरिजिनल है वो ये है। अब इसको हम करते कैसे हैं, इस पेज का लिंक क्या है, इसको आप ओपन करो न्यू टैब में, ये इसका होम पेज का लिंक है। आप इसको कॉपी करो, इसका अपना लिंक तो यहाँ पर आपने डालना ही डालना है। अब एक और पेज होगा जो आपने यहाँ पर लेट्स सपोज आपने एक पेज बनाया है फॉर बिजनेस, ये अलग से एक पेज आपने डिज़ाइन किया। इस पे ऑलमोस्ट 80% कंटेंट वही है जो आपका होम पेज पर था। पेज नंबर ए पे होम पेज को मैं पेज नंबर ए बोल देता हूँ, ये बिज़नेस वाले पेज को पेज नंबर B बोल देता हूँ। इस पर भी मैं कैनोनिकल टैग कौन सा डालूँगा, ओरिजिनल पेज का। अभी इस पेज पर जो क्रॉलर आएगा ना उसको कैनोनिकल मिलेगा होम पेज का, और होम पेज पर भी उसका अपना नज़र आ रहा है। तब यूज़र उस गूगल को क्रॉलर को पता चल जाएगा कि ये जो B का कंटेंट है ना बिज़नेस वाले पेज का, इस पे जो कंटेंट डाला हुआ है वो हमने इस जगह से उठा के डाला हुआ है, यानी कि हमारा मेन पेज ओरिजिनल है वो होम पेज है। तो हमें पेनल्टी नहीं पड़ेगी, हमें कोई एरर शो नहीं होगा, हमारा ये मसला सॉल्व हो जाएगा। समझ आ गई यहाँ तक आपको? ठीक है, ठीक है। अभी देखो ये बाय डिफ़ॉल्ट आपने इसको ऐसे ही छोड़ देना है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ कि ये क्या चीज़ है। एक पेज के ऊपर वो कह रहा है कि 2-3 तरह की इन्फॉर्मेशन होती हैं, स्निपेट्स होते हैं, आर्काइव होते हैं, इमेज इंडेक्स होती है। इनमें से जो चीज़ आप चाहते हो कि आपकी इस पेज में से इंडेक्स ना हो, आपने कल एक आर्टिकल लिखा था जब गेमिंग वाला हमने लिखा था, उसमें हमने इमेजेस भी ऐड की थी, हेडिंग्स ऐड की थी, कंटेंट ऐड किया था, लिंक्स ऐड किए थे। ठीक है, और स्निपेट ऐड नहीं किए थे, बट स्निपेट बाय डिफ़ॉल्ट ऐड हो जाता है। स्निपेट होता है कि उस पेज का कंटेंट के बारे में आइडिया देना कि ये कंटेंट किस बारे में है। अगर आपने रेसिपी का कुछ फूड वाला बना रहे हो तो आप अपने स्निपेट में जाके उसको रेसिपी डाल दोगे तो गूगल जब आपकी वेबसाइट पे आएगा उसको पता होगा ये पेज रेसिपी के बारे में है। अभी ये हमारा सिंपल एक पेज है तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारा ये पेज बना हुआ है। अगर आप चाहते हो इमेज इंडेक्स ना हो, आर्काइव इंडेक्स ना हो, स्निपेट इंडेक्स ना हो तो आप इस तरह डाल सकते हो, लेकिन हमने ये नहीं डालना, हमने ये सारी चीज़ें इंडेक्स करवानी है तो इसलिए इसको आप एज इट इज़ छोड़ दो। ठीक है, अदरवाइज़ आप इस पर जाके डिटेल में आप पढ़ भी सकते हो कि इनका मतलब क्या है, इमेज इंडेक्स क्या होता है, आर्काइव इंडेक्स क्या होता है। ये सारी चीज़ें हमें बता रहे हैं यहाँ पर, ये देखो ये चीज़ें लिखी हुई हैं। ठीक है, किसी भी चीज़ की डॉक्यूमेंटेशन आपको मिल जाती है। वैसे तो वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, आप वीडियो से देख सकते हो, अगर आप फॉलो करना चाहो तो आप ये भी चीज़ चेक कर सकते हो। ठीक हो गया? क्लियर है यहाँ तक? कौन सा, ये वाला इनसाइट्स का? ब्रेड क्रम्स, ब्रेड क्रम्स बाय डिफ़ॉल्ट आपके थीम में बन जाते हैं। देखो मैं मोबाइल वाले पेज में जा रहा हूँ, यहाँ पर आपको वेबसाइट का एक पाथ नज़र आ रहा है, होम मोबाइल, यानी कि मैं होम पेज से मोबाइल में आया हूँ। अब मैं यहाँ से, अभी तो इस पर मुझे कोई प्रोडक्ट शो नहीं हो रही, मैं कोई एक प्रोडक्ट वाले पेज पर चला जाता हूँ। मैं इस प्रोडक्ट को ओपन करता हूँ। अभी देखो होम ईयरबड्स एंड वेव ईयरबड्स। मैं पहले होम पेज से ईयरबड्स वाली कैटेगरी में आया। ईयरबड्स की कैटेगरी अब यहाँ पर कहाँ पर मेंशन है, आई डोंट नो, यहाँ पर डायरेक्टली कहीं पर मेंशन है। तो ईयरबड्स की कैटेगरी में आने के बाद वेव ईयरबड्स के अंदर मैं आया हूँ। तो ये एक पाथ है ना, गूगल को ये भी चीज़ पता चलती है, गूगल इस चीज़ को भी रीड करता है। होम से ईयरबड्स में जाएगा, ईयरबड्स से उसको आगे से ईयरबड्स के सारे प्रोडक्ट नज़र आ जाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से होम से वो अप्लाइंसेस में जाएगा, अप्लाइंसेस में उसको रेफ्रिजरेटर मिलेगा, लॉन्ड्री मिलेगा, एयर कंडीशनर मिलेंगे। वो एयर कंडीशनर वाले पे जाएगा तो उसको अंदर सारे एयर कंडीशनर नज़र आ जाएंगे। तो ये होता है एक पाथ बन जाता है, इसको हम बोलते हैं ब्रेड क्रम्स। ठीक है, तो अगर तो आपके थीम में ये ऑप्शन नहीं है थीम में, तो फिर आप ये योस्ट एसईओ की मदद से भी ब्रेड क्रम्स अपने बना सकते हो, लेकिन वो बनते हैं सेटिंग से। ये ब्रेड क्रम्स टाइटल की बात कर रहा है।
अब टाइटल क्या है, ब्रेड क्रम्ब की तो समझ आ गई ना आपको। अगर आपके थीम में ये ऑप्शन नहीं है तो आप योस्ट एसईओ की सेटिंग में जाके वहाँ से ब्रेड क्रम्ब्स इनेबल कर सकते हो, उनका अपना ऑप्शन है। लेकिन यहाँ पर ब्रेड क्रम्ब्स इनेबल का ऑप्शन नहीं है, यहाँ पर टाइटल का ऑप्शन आ रहा है। टाइटल क्या होता है ये देखें। जब ये मैं ब्रेड क्रम्ब्स में गया ना, होम ईयरबड्स, वेव ईयरबड्स, सम टाइम हमने अपनी प्रोडक्ट का नाम बहुत बड़ा रखा हुआ होता है। इसकी लाइव एग्जांपल मैं आपको दिखाऊं। अमेज़ोन पे जाके आप अमेज़ोन पे कोई एक प्रोडक्ट ओपन करें। ये मैं चार्जर ओपन कर लेता हूँ। ये देखो कितना लंबा नाम है इसका। अब अगर ब्रेड क्रम्ब बने हमारा, ये देखो ब्रेड क्रम्ब इसका बना हुआ है, एक्सेसरीज, चार्जर्स एंड पावर अडाप्टर्स, ऑटोमोबाइल चार्जर्स के आगे फिर ये चीज़ आ रही है। हमारा लास्ट वाला जो होता है ना, वो इसके आगे वो बना हुआ होता है। ब्रेड क्रम्ब्स का लास्ट पार्ट आपकी प्रोडक्ट का नेम होता है। तो इस पे आप देखो, अगर आपकी प्रोडक्ट का नेम इतना बड़ा होता है जितना ये है लिखा हुआ, तो आपका ये ब्रेड क्रम्ब कितना बड़ा हो जाता है, यहाँ पर 2 लाइन्स में आ जाता। तो वो कह रहा है कि ये जो टाइटल है ना, ये आप अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकते हो यहाँ पर। अब ये प्रोडक्ट की बात नहीं कर रहा, ये पेज की बात कर रहा है। मैं प्रोडक्ट पे था ना, आप हर प्रोडक्ट को भी इस तरह एडिट करके कर सकते हो। लेकिन अगर मैं पेज की बात करूँ तो पेज के बाद चलो हम पोस्ट में चले जाते हैं। पोस्ट का ब्रेड क्रम्ब लंबा होगा, ये देखें इसका ये काफ़ी लंबा लिंक आ रहा है। इसको अगर मैं ओपन करूँ तो इसमें आप देखो ब्रेड क्रम्ब अगर हमारा बनता है, यहाँ पर ब्रेड क्रम्ब शो नहीं हो रहा। होम वन कैटेगराइज के आगे शो होना चाहिए। अगर शो होता स्लैश के बाद तो ये पूरा लेटर आ रहा होता है यहाँ पर लिखा हुआ। मैं क्या कर सकता था, मैं जस्ट टॉप गेमिंग लैपटॉप्स को कॉपी करके इस पोस्ट के टाइटल में मैं वहाँ पर ब्रेड क्रम्ब में डाल दूँगा, तो वो उसका ब्रेड क्रम्ब का लास्ट जो पार्ट है वो इस पूरे की बजाय जस्ट टॉप गेमिंग लैपटॉप हो जाएगा। यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है। चलो ये हमारा क्लियर हो गया। बाकी हम अगली क्लास में नेक्स्ट टॉपिक करेंगे गूगल पेज स्पीड और हाउ टू ऑप्टिमाइज योर वेबसाइट, ठीक है, टू इम्प्रूव इट्स क्वालिटी एंड स्पीड। तो आजकल के लिए इतना ही, ठीक है।